Guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another video, and we are extremely thankful to Suhaib Salim Saab for joining us today. He has been taking law-related parts of my courses previously in Aman CED. तो आज मैंने कहा कि इनको ऑनलाइन एंगेज किया जाए। बहुत शुक्रिया इनके आने का और ज्वाइन करने का। थोड़ा सा तारुफ मैं करता चलूँ कि सुहेब सलीम साहब लॉ के हवाले से एक मशहूर नाम है IBA के अंदर के इलेक्ट्रिक में इनका एक्सपीरियंस है, सप्लाई चेन की एक्सपर्टीज रखते हैं। इसके अलावा ये कि IBA के अंदर जो लॉ का हम एफर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट का, उसको भी उस एफर्ट को भी लीड कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ अपने अल्फाज में बेहतर तरीके से करा सकते हैं तो खुद कराएं। आज की टॉक के अंदर हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी कि एक स्टार्टअप को, एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को किन लीगल इश्यूज का ख्याल रखना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के दरमियान इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए इससे पहले कि वो पहला स्टेप ले। टैक्सेशन के ऊपर शायद हम इतना जोर ना दे सकें, हल्का सा टच कर लेंगे, लेकिन ये कि IP के हवाले से जो बातें हैं जो एक स्टार्टअप को पता होनी चाहिए, खासतौर से एक टेक्नोलॉजी वेंचर को पता होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो सुहेब सलीम साहब, ओवर टू यू प्लीज, इफ यू कैन ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द पार्टिसिपेंट्स, and then let's talk about the legal matters that matter for an entrepreneurial venture. Thank you. जी, thank you Najam साहब, thank you for the opportunity. Assalamu alaikum everyone. So basically मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यही है कि बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ, ठीक है, और बाय पैशन टीचर हूँ। मतलब टीचर और बिजनेसमैन, दैट्स व्हाट आई, या एंटरप्रेन्योर कह लें, ठीक है ना, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ, ठीक है। तो बिजनेस पे तो बड़े अरसे से हूँ। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बिजनेस पीपल, और बड़ी यंग एज में बिजनेस में आ गया था। So I started off with I trained as a graphic designer to start off with, और उसके बाद मैं जो हूँ वो एडवर्टाइजिंग की बिजनेस में था अपने फादर के साथ। फिर he passed away, फिर I took over the business, और फिर मुझे पढ़ने का शौक हुआ, मुझे लॉ पढ़ने का शौक हो गया। और this is back in late 90s, early 2000s। तो उस जमाने में ये था कि आप या तो MBA वगैरह लोग करते थे, EBA MBA करते थे, फिर बिजनेस में आते थे। आई थॉट कि थोड़ा सा मेरा हमेशा से था कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना चाहिए। स्टार्टेड ऑफ विद स्टडिंग लॉ। आई डिड माय LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम। उसके बाद फिर जॉब हो गई कराची इलेक्ट्रिक में एज लीगल एडवाइजर, और फिर आई जॉइंड कराची इलेक्ट्रिक के बाद एन IT कंपनी एज अ लीगल एडवाइजर, कैलसॉफ्ट लिमिटेड, and then I joined Pakistan State Oil in the legal department of the supply chain function में ही रहा। उसी दौरान I went for my masters from UC Berkeley again in law, और then in 2015 I joined IBA as assistant professor। और IBA के साथ as you know I'm a co-founder of a couple of startups, Bukla जिसमें है, और एक खजाने के नाम से। Bukla is a legal tech startup and Khazane is an e-commerce website. So that is it। तो इसमें यह है कि स्टार्टअप्स के साथ काफ़ी अरसे से मेरा खुद भी, क्योंकि स्टार्टअप बनाए हैं, काम किया है, कर रहा हूँ, और उसके अलावा IBA में रह के भी अमन CED के साथ भी काफ़ी एसोसिएशन रही है। सो काफ़ी स्टार्टअप के इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज भी और लीगल इश्यूज भी खुद भी फेस किए हैं, उनको एडवाइस भी किया लोगों को उनके ऊपर। दैट्स हाउ हैज बीन। सो अब आप बताइए क्या लीगल इश्यूज किस तरह के लोग जो फेस कर रहे हैं। तो अब होता ये है कि जब एक स्टार्टअप शुरू करता है काम, तो ऐसी कोई भी चीज़ उसके जहन में नहीं होती कि मुझे अभी कंपनी रजिस्टर करनी है। वो एक समझ लें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद अब उसे आगे जाना है, तो फिर एक ट्रांजिशन ऐसा आता है कि इसके बाद उसकी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। अब ये वो पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर अगर आप गौर करें तो गेटिंग सेल्स विदाउट proper accounts for it, without taking care of the taxes that one has to pay, and maybe in some cases without registering your business, becomes illegal in some cases। तो इस हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिए स्टार्टअप्स को, वेंचर्स को, कि किस पॉइंट के ऊपर उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अब हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, नंबर 1।
नंबर 2, जब ये वो समझ जाएं कि अब रजिस्ट्रेशन करनी है तो उन्हें किस तरह की कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए, तो उनको ये पता होना चाहिए कंपनीज की टाइप हैं क्या लीगली पाकिस्तान के अंदर जितनी, सही 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 सही। उनके बारे में बता दीजिए। और फिर ये थर्डली कि जब वो डिसाइड कर लेंगे कौन सी रजिस्टर करनी है तो फिर उसके अंदर क्या पिटफॉल्स आ सकते हैं कि जो कि आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में जिनसे वो बच सकते हैं अगर वो एक खास तरीका इस पे थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिए। अच्छा, मैं पहले तो एक जो मेरी हमेशा से एक एडवाइस रही है लोगों को जनरली, वो यही है कि ये जो लीगल इश्यूज हैं कि आपने अपने बिजनेस की फॉर्मेशन कैसे करनी है, ये मेरे ख्याल से, जाती ख्याल भी मेरा ये है, आई थिंक कि आप इसको ऐसे रखें कि दिस हैज टू बी, आप पहले अपना बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करें। बिजनेस जब वैलिडेट हो जाए उसके बाद आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। आप जो सबसे पाकिस्तान में आसान तरीका है टू लॉन्च अ स्टार्टअप, या अगर आपने ट्राई करना है कि जी ये बिजनेस चलता है नहीं चलता, तो सबसे, अगर आप अकेले हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट मोड। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का पाकिस्तानी लॉ में कोई एज सच कोई लीगल फ्रेमवर्क डिफाइंड नहीं है। सोल प्रोप्राइटर जो है वो ये है कि जी आप जो है वो अपना एक, कल को जैसे अब आपका नाम, मेरा नाम सुहेब है, कल को मैं एक बिजनेस बना लेता हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी रख लूँ, अब वो मेरे ऊपर है, मैं उसका नाम रख लेता हूँ जी सुहेब सलीम स्टूडियोज, या सुहेब IT कंसल्टिंग, या दिस कैन बी इवन एन ई-कॉमर्स स्टोर फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जिसका मैंने नाम रख दिया जी फॉर एग्जांपल xyz.com। ठीक, सो ये एक वन मैन शो है, मैं चला रहा हूँ, ठीक है, उस बिजनेस का एक नाम है। अब इसको मैंने कि रजिस्टर कराना नहीं है, ये बस मैंने अपना, आप सोचें बिजनेस जैसी मैंने सोचा उसी वक्त ही नाम रखा और इसको मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब जिसको हम कहते हैं ना कि आपको जब, जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस होंगी, पैसे आएंगे पैसे जाएंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट करिए ई-कॉमर्स स्टोर अगर आपने खोला है, मेजोरिटी पाकिस्तान में काफी शॉपिफाई पे आपने स्टोर खोल लिया है और आपने उसका नाम रख दिया जी के xyzshoes.com, ठीक है। नाउ अब xyzshoes.com इज योर बिजनेस नेम। अब इसमें जाहिर बात है ई कॉमर्स है तो डिलीवरीज होंगी, पैसे आपको कोरियर कंपनी जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो कोरियर कंपनी आपसे पूछेगी जी चेक किस नाम का बना दो, ठीक है। अब आपके पास अगर अपना पर्सनल अकाउंट है तो आप कह सकते हैं जी सोएब सलीम के नाम का चेक बना दें, सोएब सलीम के नाम का अगर आपका अकाउंट है तो आप वहां पे कैसे कैश करा लीजिए। तो ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि आप उसको बोलें जी xyz.com के नाम का चेक बनाए। अब जब वो xyz.com के नाम का चेक बना के आपको देंगे तो अब आपका मसला ये आ गया कि xyz.com को आपने बैंक में जाके अकाउंट खोलना है। दैट इज वेयर सोल प्रोप्राइटर को जाके ना बैंक अकाउंट, जब बैंक मैनेजर से मिलेगा तो वो उनसे पूछेगा, बैंक मैनेजर आपसे पूछेगा अच्छा जी ये तो आपके बिजनेस का नाम हो गया, इसका एक लेटर हेड ला दें, वो आपने लेटर हेड बना दिया, ठीक है, या छपवा लिया आपने लेटर हेड, उस पर आप एप्लीकेशन लिख देंगे बैंक मैनेजर को, और उसके बाद जो है आप ये कर लेंगे कि जी अपनी NIC की कॉपी लगा देंगे। अब ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, कुछ बैंक वाले आपसे शायद बोलें कि जी इसका NTN नंबर भी ला दें, अब ज्यादातर यही कहेंगे आपसे। तो NTN नंबर जो है वो जो आपका, अगर आप फुल पहले टैक्स फाइलर हैं तो आप NTN आपका शायद बना हुआ और उसी पे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपनी ऐड और बिजनेस का नाम ऐड कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो आप जाके अपना NTN नंबर FBR पे अप्लाई करेंगे, उनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर लेंगे। ये है वो जो रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन जो है ये टैक्स अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन हो रही है और ये आपकी हो रही है और आपके पर्सनल नाम की हो रही है। उसमें xyzshoes.com इज जस्ट वन ऑफ योर, आप समझे, एक और आपकी जैसे प्रोफाइल है वो, ठीक है ना, जैसे मैं फेसबुक पे मल्टीपल प्रोफाइल्स खोल सकता हूँ, उससे मैं मल्टीपल सोल प्रोप्राइटरशिप्स के नाम से बिजनेस के नाम रख सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो आपको एक नंबर मिल जाएगा, जो भी टैक्स नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो वो दैट कैन बी यूज्ड। अब आप कल को कोई और xyz.com, या जैसे अगर आपने watches.com या sandals.com या bottles.com जो भी आप बनाते जाएं, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कंसल्टेंसी जो भी आप करेंगे, तो वो आपका टैक्स नंबर जो है वही चल रहा होगा। एंड ऑफ द ईयर आपको वही टैक्स फाइल करना होगा और उसके अंदर आपको अपने रिटर्न्स जमा कराने होंगे। तो वो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको एक अकेला ही बंदा हम ट्रीट करेंगे, टैक्स अथॉरिटी ट्रीट करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, बड़े आराम से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और कोई आपको कोई रजिस्ट्रेशन जो है वो करने की जरूरत नहीं, बस आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। कल को आपको जो भी चेक पेमेंट जो भी आप रिसीव करेंगे तो आप उस नाम से रिसीव कर लेंगे, बिजनेस के, उस बिजनेस के नाम से अपना अकाउंट खोला होगा, चेक रिसीव उसमें आप डालेंगे और आपका बिजनेस चल रहा होगा। अच्छा, अब अक्सर स्टार्टअप्स में एक से ज्यादा बंदा होता है, सोल प्रोप्राइटर तो नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर तो हमने मतलब एक बंदा हुआ, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में आप लिमिटेड
पार्टनरशिप्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है जिसको LLP कहते हैं, वैसे नॉर्मल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं वो भी है। तो अगर दो बंदे, मैं और आप फर्स्ट करें बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम दोनों ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वो जाके मैंने जो है वो रजिस्टर करानी है। अब वो रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एक होता है, ये सिंध में तो सिंध हाई कोर्ट के पास ही बैरिक्स हैं, उसमें अब दफ्तर है, रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म्स एंड पार्टनरशिप, फर्म्स एंड सोसाइटीज बेसिकली। वहां जाके आप अपनी ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके कोई 3-4 हज़ार रुपए ऑफिशियल फीस है गालिबन जो, और आपको स्टैम्प पेपर पे 2,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अपनी पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रिंट करनी होती है। तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार डिपेंडिंग आपने वो, अब इसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली डीड में आप लिखते हैं कि जी प्रॉफिट हमारा 50-50 करेंगे या 30-40 करेंगे, 60-70 करेंगे, 60-40 करेंगे, जो भी आपने करना है, ठीक है। सो वो 4 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स, अप टू 20 पार्टनर्स तक आप आराम से ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है बिजनेस फॉर्म करने का, बड़ा आसान तरीका है। इसमें आपने जाके वो डीड बना के रजिस्टर करा लिया, पैसे जमा कराए, आप रजिस्टर्ड फर्म बन गए, रजिस्टर्ड फर्म बन गए। अब आप इसी का नाम, ये जो आपने जो भी फर्म का नाम रखना है, आप इट इज अप टू यू, आप उसका नाम जो भी हुई xyz.com रख लें, जो भी। जैसे हमने जब वुकला स्टार्ट की थी तो वुकला वाज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इससे पहले मैंने एक आध बिजनेस किया, वो सोल प्रोप्राइटर था, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या आसान बात यह है कि कोई आपको अगेन रजिस्ट्रेशन, ये जो मैंने आपको बताया, ये सिंपल सी रजिस्ट्रेशन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जब एक दफा ये हो जाती है, उसके बाद अगेन आपने वही बैंक अकाउंट खोलना है। वो आपके जो भी बैंक में जाएंगे वो आपसे यही बोलेगा कि जी अपनी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ला दो, उसकी कॉपी ला दो। आप कॉपी दे देंगे, साथ अपने पार्टनरशिप के लेटर हेड भी बना लेंगे, उसका एप्लीकेशन देंगे, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अब आपके पेमेंट्स वगैरह उसमें आ रही हैं, जा रही हैं। साल के एंड में आपको अगेन वही टैक्स फाइल करना है। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप का FBR के अंदर एक अलग NTN नंबर अलोकेट होता है, उसको कहते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाता है। तो उसका एक अलग से वो NTN नंबर दे देते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब अच्छी बात ही होती है, एक किस्म की टेक्निकली ये जरा थोड़ी सी बात समझने की है कि एज अ सोल प्रोप्राइटर जो मैं टैक्स जमा कराता हूँ, वो मेरा टैक्स एक दफा बस, मेरा जो भी इनकम है उसमें से टैक्स मेरा हो जाता है। जैसे मैंने साल में 10 लाख रुपए कमाए, उस पर जो भी टैक्स बनता है वो मैंने दे दिया। बाकी सारी इनकम जो है वो मेरी वाइट मनी है, और वो मेरा जो भी है वो मैं कहीं भी इस्तेमाल करूँ, वो टैक्स मैंने एक दफा दे दिया। पार्टनरशिप के अंदर भी इसी तरह, जो पार्टनरशिप फर्म ने अगर जो पैसे कमाए, और पार्टनरशिप फर्म ने अगर पैसे 20 लाख रुपए फर्म ने कमाए और 20 लाख का सारा टैक्स पार्टनरशिप फर्म ने दे दिया, तो वो समझा जाएगा पार्टनर्स ने भी टैक्स दे दिया, ठीक है ना। क्योंकि फर्म और पार्टनर्स को हम एक ही जैसा, एक कंबाइन ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म भी इस हिसाब से टैक्स डीलिंग के हिसाब से आसान है, ठीक है। अच्छा, तो ये वो स्टेजेस हैं जिसमें जब आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं होगा, या ज्यादा वन-ऑन-वन बेसिस की कंसल्टेंसी टाइप बिजनेस है आपका, या आपका कोई छोटा फेसबुक पेज है, इसमें आप सुपरवाइजरशिप या पार्टनरशिप बना के चलें, बिल्कुल छोटा लेवल का स्टार्टअप है जिसमें आप अभी बिजनेस मॉडल को वैलिडेट कर रहे हैं, ये आसान है, चलाना आसान है, बनाना आसान है। कंप्लायंस कोई नहीं है, कोई आपके पीछे कोई आ रहा नहीं है कि यार आपने फला बस टैक्स साल के एंड में आपने जमा कराने। कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू होती है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई एक थर्ड पार्टी आती है जो कि कहती है जी मैं आप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, और अक्सर स्टार्टअप्स में ये होगा। अब इन्वेस्टमेंट जो बंदा करता है वो कहता है जी मैं पैसा आपको नहीं देना चाहता, मैं नजम को नहीं देना चाहता, मैं सुहेब को नहीं देना चाहता, मैं देना चाहता हूँ इस बिजनेस को। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है वो कहने को बिजनेस है, मगर कानून की निगाह में ये बिजनेस नहीं है। कानून के लिए दीज आर बेसिकली योर ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो समझे आपकी ही प्रोफाइल, जैसे ये आपका समझे फेसबुक पेज के अंदर आपने अपना नाम कुछ और रखा हुआ, तो कानून के लिए जो है ना नजम या xyzshoes.com एक ही चीज है, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, या पार्टनरशिप है, वो एक ही चीज है। तो वो जो इन्वेस्टर है वो कहता है यार मैं आपको पैसे नहीं देना चाहता, बिजनेस में देना चाहता हूँ। तो बिजनेस जिसको हम कहते हैं ना, वो फिर कंपनी बने, कंपनी बनती है, और कंपनी बनाई जाती है SECP के साथ आप रजिस्टर करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो आपकी बनती है कंपनी, उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का नतीजा ये होता है कि आपका बिजनेस और अब आप अलग अलग हो गए, आपका बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, जिसको हम कानूनी जो हमारा लफ्ज है, यानी कि अब आपका बिजनेस एक, जिसको हम कहेंगे इट्स बेसिकली सेपरेट फ्रॉम यू एज अ पर्सन, एंड इट्स अ फिक्शनल पर्सन। अब बिजनेस अलग टैक्स देगा, आप अलग टैक्स देंगे, उसका अलग
एनटीएन नंबर होगा, आपका अलग एनटीएन नंबर होगा। अब इसमें अकाउंटिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगी। अब आपका बिजनेस ने फर्स्ट करें 10 लाख रुपए प्रॉफिट किया, 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपए अपनी सैलरी विड्रॉ की। अब आप सैलरी लेंगे, पार्टनरशिप में आप सैलरी नहीं ले रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सैलरी नहीं ले रहे थे, उसमें तो जो पैसा आ रहा था वो आप ही का था बेसिकली, उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस कर रहे थे, बाकी जो भी बचा था वो प्रॉफिट था आपका। इसमें अलग है, इसमें यह है कि प्रॉफिट है, उसमें सैलरीज है, सैलरी जो भी आप लेंगे उस पर आप अलग टैक्स देंगे, आपका बिजनेस अलग टैक्स दे रहा है, आप अलग टैक्स देंगे, ठीक है। इसी तरह आप डिविडेंड लेते हैं, प्रॉफिट्स जो आए, जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ, आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड आप लेके जाते हैं सैलरी के अलावा, ठीक है। उस पर अलग टैक्स होगा, हर चीज के अलग अलग टैक्स इसमें देने पड़ेंगे, और इसकी फिर अकाउंटिंग भी ट्रैक रखनी है। एससीसीपी के डिफरेंट कवानीन है, डिफरेंट रूल्स हैं, उनको आपको कंप्लाई करना है, ऑडिट कराना पड़ सकता है, ठीक है ना। ऑडिट एससीसीपी वाले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कहते हैं कि उनको जरूरत नहीं है इस तरह की साल का साल ऑडिट करें, मगर एफबीआर वाले जो टैक्स वाले हैं वो क्या है, शायद आपसे मांगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हमने वुकला को पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट किया इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो अब हर साल हमारा ऑडिट हमें कराना पड़ता है। अब हम चाहे बहुत बड़ा टर्नओवर करें, बहुत छोटा टर्नओवर करें, जो भी करें, प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, हमें ये काम, इसके अकाउंटेंट्स पे पैसे खर्च करने हैं, ठीक है, ऑडिटर्स पे पैसे खर्च करने हैं, हमें प्रॉपर चीजें रखनी है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में आपको ये नहीं करना पड़ रहा था। तो अगर आपका रेवेन्यू बहुत ही छोटा है, आपका बिजनेस बहुत ही छोटे स्केल का है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। मगर अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और इन्वेस्टर आएगा, और इन्वेस्टर आपको पैसे नहीं देगा, इन्वेस्टर आपकी कंपनी को पैसे देगा, इन्वेस्टर कंपनी को पैसे देगा और बदले में कंपनी के शेयर्स लेगा। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं होता, ठीक है। अब वो शेयर्स आपसे लेगा, वो शेयर्स उसकी एक प्रॉपर्टी है, कल को खुदा ना खास्ता आप कहते हैं जी मैंने ये काम नहीं करना, मगर वो कंपनी चलती रहेगी, वो स्टार्टअप चलता रहेगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स का आपने सुना होगा जी, उनके फाउंडर्स जो है वो छोड़ के चले गए, ठीक है, मगर वो स्टार्टअप फिर भी जिंदा रहा, क्योंकि वो सेपरेट कंपनी था, वो फाउंडर्स पर डिपेंडेंट नहीं था। स्टार्ट जिसने भी किया वो चला गया। जैसे आप सबसे मशहूर एग्जाम्पल है, अगर आप टेस्ला की स्टोरी पढ़े तो टेस्ला में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरू किसी और ने किया था, एलॉन मस्क बाद में एज एन इन्वेस्टर आया, आप सब उसको जानते हैं कि जी उसने बनाई, ठीक है ना। वो कंपनी बनाई किसी और ने थी, चला कोई और है। कंपनीज में ऐसे ही होता है, कंपनीज आर, आज जिसको हम कहते हैं, अकाउंटेंसी में भी एक टर्म इस्तेमाल होती है जी, देयर इज अ प्रिजम्पशन कि कंपनीज आर गोइंग टू, क्या बोलते हैं उसको, इट्स बेसिकली यू नो, you assume कि जी they are going to continue forever, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखें, कोका कोला किसने बनाई थी, कौन चला रहा है, क्या था, यू नो, ये अपने आप में एक एंटिटी बन गई है। तो कंपनी बेसिकली ये है, और कंपनी जब अपने आप में एक एंटिटी लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और वो बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट करता है, वो कहता है ठीक है मैं इसमें पैसे लगाने को तैयार हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, मैं किसी बंदे में पैसे नहीं लगा रहा, मैं कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ। और दूसरा फायदा ये होता है कि कंपनी जो है वो कोई भी लाइबिलिटी ले तो वो कंपनी की लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी जो है वो पर्सनल जो कंपनी चला रहे हैं उनकी नहीं बनती। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, या अकाउंटेंसी में भी, लॉ में भी जिन्होंने पढ़ा होगा, वो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारा ये चीज है। मगर अगेन स्टार्टअप्स के लिए बेहतर ये है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप पहले दिन ही कंपनी बनाने ना जाएं। पहले दिन बनाएंगे कंपनी अनलेस कि आपको पता है कि हाँ व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, ठीक है ना, यू कैन कंप्लाई विद ऑल द रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट, जो एससीसीबी की रिक्वायरमेंट्स है, एफबीआई की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। आप पहले दिन ये ना करें, आप पहले दिन जो है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अपने बिजनेस को थोड़ा चलने दें। जैसे आपको लगे हाँ अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, नाउ आई नीड टू मेक थिंग्स एक हायर लेवल पे लेके जानी है, देन यू गो अहेड एंड फॉर्म योर कंपनी, ठीक है। और सॉरी मैं बाकी और क्वेश्चंस क्या थे? हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बात की, इस पे अगर कुछ वजाहत और हो जाए तो एज एन इंडिविजुअल, लेट्स से आई स्टार्ट अ कंपनी, इसमें दो तीन चीज़ आ जाती हैं। एक तो एक जो कंपनी का नाम है और जो उसका लोगो है, उसके ट्रेडमार्क है, जिसके ऊपर शायद थोड़ा सा अगर आप बता सकें। दूसरा ये कि अगर तो मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो टैक्स रिटर्न सबमिट होंगे वो मेरे अपने पर्सनल एनटीएन के ऊपर ही होंगे। मेरा बिजनेस के अगेंस्ट कोई सेल्स रिटर्न, आपका बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ सेपरेट एंटिटी।
सही है, कि आप यानी कि sole I proprietor do not have to register that name as a business, although I can register the trademark, but I don't have to register that entity as a business. Is that true? अक्सर ये होता है कि एफबीआर के रिकॉर्ड्स में आपको आपका जो एनटीएन नंबर है उसके साथ आपको बताना पड़ता है जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या मेरा जो है ये बिजनेस का नाम ये है, वो शायद आप करवा लें। चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह में जब फॉर एग्जांपल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये भी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आप करा सकते हैं ना। अक्सर वो लोग कराते हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का इस तरह के बिजनेसेस है, ठीक है, वो उनके लिए लाजमी हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त, अक्सर ये रिक्वायरमेंट आती है। कुछ बिजनेसेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फर्ज करें, दैट्स आल्सो अ बिजनेस राइट, उसके अंदर आपको ये चीजें कराने की जरूरत है। तो ये है कि आपने टैक्स रिकॉर्ड के अंदर बस नाम आ जाएगा कि जी ये इस नजम अकबर ट्रेडिंग एज या बिजनेस डूइंग बिजनेस एज, वो बिजनेस का नाम आ जाएगा, तो वो एनटीएन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकता है, आपका जो एनटीएन सर्टिफिकेट होता है। मुझे अब इसका, मेरे पास एक जमाने में मेरे एनटीएन पे 2-3 सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम आ रहे होते थे, ठीक है, तो वो आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं वो हो सकता है। और ये जो आपने बताया कि आपके एनटीएन के अगेंस्ट 2-3 नाम आ रहे थे, तो ये रजिस्ट्रेशन जो हुई टैक्स डिपार्टमेंट में, वो इस वजह से हुई कि आपने टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन किया था, अदरवाइज देयर इज नो हाँ, अदर मैंने फॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल प्रोसेस मुझे जो याद पड़ता है कि आप उनको आपको शायद अपने एनटीएन पे अपडेट कराना पड़ता है, वो आप उनका एक प्रोसेस है जिसमें आप अपडेट करा के वो नाम रिफ्लेक्ट हो जाए। वो आप इसलिए कराते हैं कि कल को, जैसे ये चेंबर ऑफ कॉमर्स की मैंने एक रजिस्ट्रेशन भी कराई हुई थी, ठीक है, तो वो उसमें मांगते हैं कि जी वो आपकी कंपनी का नाम, उनको नहीं समझ आती। अच्छा, अक्सर बैंकर्स को और ले पर्सन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप को भी कहता है कंपनी। अभी आपने मुझसे भी सुना होगा, मैं भी 2-3 दफा ये स्लिप ऑफ टंग हो गया कि कंपनी कह दिया, कंपनी नहीं है ये बस ये बिजनेस करने का एक नाम है। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती, तो लोग अक्सर मांगते हैं जी ये तो आपका एनटीएन का आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपके कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो वो एफबीआर वाले फिर आपके एनटीएन के अंदर ही वो आपका ही, आपके उसके साथ एक और आपका नाम भी, वो 2-3 और नाम लिखने वो लिख देते हैं, वो आपको जाके करवाना पड़ता है। तो इसकी अगर कोई डिटेल जानना चाहे कि ये प्रोसीजर क्या है जो आपको हम्म। जाए करवाना है, तो कोई सोर्स बताएंगे ऑनलाइन जहाँ पे वो मालूम कर सके? यार अब ये तो एफबीआर की वेबसाइट वगैरह पे ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने एनटीएन का पहले मेरे पास तो वो पुराना एनटीएन का एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, ग्रीन रंग का होता था, अब शायद और उन्होंने लेटेस्ट वाले भी बना लिए, वो अपडेट होते रहते हैं। वो बेसिकली ये सिंपली एक नीचे बस लिखा हुआ आ जाता है, दैट्स इट। सही है। अच्छा, तो मैं समराइज कर दूं थोड़ा सा जो अभी आपने बताया कि हम्म 3 डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के। अगर तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, वो कंपनी नहीं है। हम्म बस ये कि वो आप की एक तरह से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है एक्स्ट्रा इन हाँ दिस मे बी समथिंग एल्स, जो कि हम्म आप शायद टैक्स रिटर्न्स के अंदर शो कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गेट एनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अनलेस यू हैव टू गो थ्रू हाँ मे बी द चेंबर ऑफ कॉमर्स जिनकी रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज इन आई थिंक 99% ऑफ द केसेस आपको नहीं करनी। अब दूसरा फर्स्ट आप लेवल। आईटी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो अगर आपको जी आपको बेनिफिट उठाना है, वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड वाले और इस तरह करके आप उधर भी वो अब आपके ऊपर, आप कहाँ अपने आप को जाके रजिस्टर करा रहे हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि बिजनेस करने के लिए आपको ये पहले चाहिए, कोई प्री रिक्विजिट नहीं। सही है। दूसरा लेवल आपकी एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, एओपी, जिसमें आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऊपर जाके अपनी रिकॉर्ड एंट्री करवाते हैं और एक एग्रीमेंट बनता है कि हम्म कितने परसेंट शेयरिंग आपकी हो रही है प्रॉफिट की। तो उसमें भी एज सच इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स जस्ट अ पार्टनरशिप। हम्म और जो इट्स तीसरा अ लेवल पार्टनरशिप। है वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का, जिसके अंदर आप एसईसीपी में जाके एक कंपनी रजिस्टर हम्म करवाते हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, अगर आप ये एसईसीपी वाली जो रजिस्ट्रेशन है इसकी रिक्वायरमेंट्स बता दें कि लेट्स से अगर कोई डिसीजन लेता है कि यार आई एम गोइंग टू गो टू एसईपी टू गेट माय रजिस्ट्रेशन, तो अब उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना है? एज फार एज आई नो यू हैव टू हैव अ बोर्ड, देन यू हैव टू हैव एन एनुअल जनरल मीटिंग, स्टफ लाइक दैट। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? अच्छा, वो देखें एसएसटीपी ने काफी ना पहले इतना स्मॉल कंपनी फ्रेंडली नहीं थे रेगुलेशंस, अब अभी भी रिवैम्प हुए, काफी हो रहे हैं कि ताकि ना स्मॉल कंपनीज जो है, छोटी कंपनीज जो है, वो आराम से कंप्लाई कर सके रिक्वायरमेंट्स। उनके छोटा बोर्ड हो सकता है, मीटिंग्स कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीजें अब कर दी हैं। रेजोल्यूशन जो है वो बाय सर्कुलर हो सकती है, मीटिंग्स ऑनलाइन हो सकती हैं,
वरना पहले बड़ा मुश्किल था कि जी फिजिकल मीटिंग ही होगी बोर्ड की, ठीक है। अब वो बड़ा आसान करते जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। कंपनी बनाने के लिए तो बेस्ट यही है कि आप एससीसीपी की वेबसाइट पे ही वो कंपनी बनाने का पूरा वो उन्होंने प्रोसेस डाल दिया। वो आपको पहले आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद आप वहां पे पूरी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उन्होंने गाइड्स भी डाली हुई एससीसीपी पे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वो आप डाउनलोड करके पता भी कर सकते हैं किसके कितने पैसे, 20-25 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए, डिपेंडिंग आपका पेड अप कैपिटल कितना है। उसमें अब ये चीजें थोड़ी सी सोचनी पड़ती है, मैं पेड अप कैपिटल कितना होगा मेरा, इशूड कैपिटल, और ये जो आप ऑथराइज कैपिटल में कितना रखूं, ठीक है। अब ये वो चीजें जो कि कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेंगी। इसके लिए थोड़ी सी प्रोफेशनल एडवाइस आपको उस टाइम पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये वो है जैसे कंपनी का जो आप कह रहे हैं आइन या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक कि कंपनी इंटरनली फंक्शन कैसे करेगी, कितने 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 बोर्ड में लोग होंगे, ठीक है। मैं शेयर्स किस तरह इशू कर रहा हूँ, कितने इशू कर रहा हूँ, ये भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स के साथ साथ एक और चीज होती है मेमोरेंडम, उसके अंदर ये आप चीजें लिखते हैं। आप ये सब चीजें जो है आपको सोचनी पड़ती हैं उस वक्त, ठीक है। एंड दिस ऑल डिपेंड्स कि जी आपका बिजनेस आप किस किस नोयत का है, किस नेचर का है। फर्स्ट करें कोई इन्वेस्टर आ रहा है, हम इन्वेस्टर कहते हैं जी इतना कैपिटल, पेड अप कैपिटल रखो, इतना ऑथराइज रखो, इतने शेयर्स मुझे मिलेंगे, इतने शेयर्स तुम लोग रखो, ठीक है। अब एक और चीज आ गई, अब इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी आ गई। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है इन्वेस्टिंग का, जी पहले बंदा इतने अरसे काम करेगा, कोई स्टार्टअप का फाउंडर, तो उसको एंटाइटलमेंट होगी इतने शेयर्स और इशू होने की, ठीक है। शेयर्स जो है उसको हमने वो बना दिया एक किस्म का ना, एक बोनस बना दिया उसके लिए। इसी तरह ई स्टॉक का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। यही इसी से रिलेटेड ही है, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन, वो यही तकरीबन है। तो ये चीजें अब अलाउ होती जा रही है, स्टार्टअप फ्रेंडली ये लॉज होते जा रहे हैं, ठीक है। कि एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, शेयर तो ऑप्शन मतलब ये हुआ प्रोग्राम कि आप बना लो। आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एससीसीपी की जो कंडीशंस थी जो कि बड़ी कंपनीज के लिए थी, हम्म, अब वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हैं छोटे बिजनेस के लिए। अब उसमें ये सारी एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कंपल्सरी खत्म कर दी है उन्होंने। अच्छा। और बहुत सारी लिमिटेड कंपनीज के लिए आर वगैरह का रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को रिलैक्स किया जा रहा है कि स्टार्टअप फ्रेंडली लॉज बने हैं, रूल्स बने। क्योंकि एक मसला ये है कि मैंने आपको कह तो दिया कि ये सबसे आसान है सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना और सबसे आसान है पार्टनरशिप बनाना, मगर अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के अंदर सबसे अच्छी चीज कंपनी ही है। कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस है जिसको हम बिजनेस कहते हैं। अब कंपनी लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे, बहुत कम लोग कंपनीज बनाते हैं, और उसका बुनियादी रीजन ये है कंपनीज वर कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज, दे आर स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, मगर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता आसान कर रहे हैं। अब जैसे सदर में जो दुकानदार है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में बैठा है, वो कंपनी नहीं बना के बैठा हुआ, वो सोल प्रोप्राइटर है। और वो तो यहाँ तक है कि वो एक नाम से भी नहीं है, उसने 4 बच्चों के नाम से 4 बैंक अकाउंट खोले हुए होंगे, ठीक है ना। एजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वाईजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप जब उससे बोलेंगे ना या फ्रिज लेना है, तो फ्रिज का वो रसीद किसी और अकाउंट की बना के देगा, टीवी की रसीद किसी और बना के देगा। अब वो बेनिफिट उठाते थे इस चीज का कि टैक्स में बचाते हैं वो। बेसिकली ये है कि जी 10 लाख रुपए जो है वो एक बच्चे के अकाउंट में जा रहा है, 10 लाख एक और के अकाउंट में जा रहा है, 10 लाख, या 50 लाख एक के, 50 लाख एक के, 50 लाख एक के, तो वो उसने 2-3 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है वो घुमा दिया, या प्रॉफिट घुमा दिया उसने इधर उधर डिफरेंट अकाउंट्स में, जो लीगल तरीका है, मतलब वो इतना इलीगल भी नहीं है। मगर ये करने के बाद उसने अपने आप को टैक्स देने से तो बचा लिया, मगर इसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये हो रहा है कि उसका बिजनेस जो है उसकी हद तक, उसके बच्चों की हद तक ही रहेगा, ठीक है। वो कभी भी वॉलमार्ट नहीं बनेगा, या कभी भी कोई बहुत बड़ा जी वो जैसे कहते हैं ना बेस्ट बाय, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चेन बन गई, वो इतनी कुछ चेन या इस तरह का बिजनेस ही बनने वाला। उसके बच्चे और उसके पोतों या इधर तक ही जाएगा, कभी बड़ा नहीं बनाएगा वो, क्योंकि वो इन्हीं चक्करों में छोटा पैसा टैक्स बचाने में ही लगे रहेंगे। बड़ा बिजनेस ये होता है जो जिसमें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी बनती है, इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं और वो बढ़ता है, ठीक है ना। लोगों को आप शेयर इशू करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं,
शेयर्स जो है सबसे सस्ता तरीका है पैसे लेने का। जब हम, एक तो है ना बैंक से लोन लेके मैं बिजनेस चलाऊं, दूसरा ये है कि मैं आपको अपना शेयर बेच दूं। अब इसकी छोटी सी मिसाल है, रिलायंस का आपने नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो धीरू भाई अंबानी था, ही वाज द मास्टर ऑफ दिस। उसने सारे अपने बिजनेसेस जो थे वो खड़े इसी तरह किए। वो बैंक से पैसे कम लेता था, वो आम आदमी को जाके 10-10 रुपए में अपना शेयर बेचता था और डिविडेंड्स देता था उस शेयर पे। और उसने सस्ता कैपिटल रेस किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़ा बड़ा बिजनेस किया। ठीक है, तो मतलब विजन चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना वो इस तरफ नहीं जाते बिकॉज क्योंकि रूल्स लॉज इतने हमारे बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, लोगों को समझ नहीं आते, तो वो कहते हैं कंपनी कॉपरेट ना करो और सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहो। मैं ये कह रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप रहे, आप पार्टनरशिप रहे, मगर दिमाग में हमेशा ये रखें कि यार ये टेम्परेरी है, मैंने कंपनी बनानी है। और जब मुझे पता है कि हाँ अब वो टाइम आ गया है कि नाउ वी कैन रियली टेक ऑफ। ठीक है, क्योंकि टेक ऑफ से पहले पहले अगर आप कंपनी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और अभी आपने अपनी जो है वो आप ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं है, कंपनी चली ही नहीं है, ठीक है, तो वो बिजनेस जो है ना वो आपने फिर क्या किया कि अब आप सेल्स के बारे में नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हैं यार अगले महीने जो SECT को जवाब देना उसमें मैं क्या लिखूं। ठीक है ना, अब आप जो है 10-20 हजार रुपए आपके पास स्पेयर करने को है, अब आप कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदा ऐड नहीं करेंगे, आप वो 10-20 हजार जो है वो किसी अकाउंटेंट को दे रहे होंगे, या मेरे जरा बुक्स बैलेंस कर दो, आप उन चीजों में फंस जाएंगे। आप थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करें, उसके बाद इमीडिएटली मूव टुवर्ड्स बिकमिंग अ कंपनी। दैट शुड बी अ मोडस ऑपरेंडी। दिस माइट टेक सम टाइम डिपेंडिंग आपका क्या चल रहा है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आई नो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट्स की चेन है, वो अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप थी। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जस्ट गॉट IBA का स्टूडेंट ही, उसकी वहां जॉब लगी अभी, पिछले साल की बात है। तो वो मेरे पास आया, ऐसी हमारी गपशप लगी, तो उसमें मुझे पता चला कि वो इतनी बड़ी सुपरमार्केट चेन स्टिल अ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं हैरान रह गया। उसने बोला अब वो हमें उन्होंने रिक्रूट किया, IBA के इतने सारे अकाउंटिंग फाइनेंस का बैकग्राउंड था, and one of our major tasks is to convert all of our business into a private limited company, because now he wants to grow out of Pakistan and even grow in Pakistan. अब वो इन्वेस्टर्स आ रहे होंगे, पैसे डल रहे होंगे, तो वो बड़ा बिजनेस IPO की तरफ जा रहे होंगे, जो भी है ना। IPO तो कंपनी कर सकती है, तो पार्टनरशिप और सुपरवाइडर तो नहीं कर सकते। और IPO तो दिस इज व्हाट मेड फेसबुक, दिस इज व्हाट मेड मार्क जुकरबर्ग रिच, दिस इज व्हाट मेक्स एवरी स्टार्टअप फाउंडर रिच। IPO कि आप इवेंचुअली जो है वो अपनी वैल्यूएशन इधर तक ले जाएं और उसके बाद पूरी दुनिया को अपने शेयर्स बेचें, फिर आपकी शेयर्स खरीदें और आप जो है वो इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी क्या multi-billion dollar कंपनी के मालिक बने। दैट इज द इवेंचुअल एम, राइट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली IPO कल्चर बना ही नहीं। अब ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इनको चाहिए कि IPO की तरफ जाएं, और ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा। अच्छा, आपकी बात से ये अंदाजा होता है कि हर कंपनी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगी। तो शुरू में हो सकता है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या AOP हो, और जब एक कैश फ्लो कंसिस्टेंट हो जाए, मेंटेन हो जाए, तो उसके बाद फिर आप सोचें कि अब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करें। अदरवाइज आपकी जो ग्रोथ है वो हमेशा हैम्पर्ड रहेगी, वो शायद बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़ने पाए। जहां आपको लगे कि जहां आपको लगे कि नाउ I can basically take on this additional responsibility of compliance, legal and accountancy. पहले तो आप बिल्कुल ही ना, स्टार्टअप तो होता ही है कि बिल्कुल ही मैड हाउस होता है, मतलब आप हर काम कर रहे होते हैं। जहां आपको लगे नाउ यू कैन स्पेयर, यू कैन से, अब आपको लग गया कि बस यार दिस इज इट, राइट, यही मैंने अब जिंदगी भर करना है, बस अब लग जाओ, तो फिर आप बने कंपनी, फिर सीरियस हो गया। सही है। आपका वैसे ये जो स्टेजेस हैं कि स्टेज पे आपको क्या काम करना है, अपनी कंपनी जो आपके अपने स्टार्टअप्स हैं उसके वाले से आपका क्या एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? एट व्हाट स्टेज यू थॉट आई शुड बी डूइंग दैट नाउ? तो मेरे डिफरेंट आपको पता है वेंचर्स इन द पास्ट भी रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी रहे हैं। स्टार्टअप, एक तो मैं पहले बता दूं, स्टार्टअप की डेफिनेशन मेरे दिमाग में जो है, पीपल मे डिसएग्री, इट इज ऑलवेज अ न्यू बिजनेस मॉडल दैट नीड्स टू बी टेस्टेड आउट देयर। स्टार्टअप एक तो होता है बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेस है, और एक है स्टार्टअप। हम हर नॉर्मल बिजनेस को आजकल स्टार्टअप कह देते हैं। किसी ने दुकान खोली उसको भी वो स्टार्टअप कह रहा है, किसी ने जो है वो पहले कोई चीज जो था वो ऑफलाइन बेचता था, अब उसको ऑनलाइन बेचता और कहता है मैंने स्टार्टअप खोल लिया। वो तो स्टार्टअप
मेरे ख्याल से बाय वेरी डेफिनेशन इट्स एन एक्सपेरिमेंट इन अ बिजनेस, इन अ न्यू बिजनेस मॉडल, कि यार ये जरा चेक करते हैं चलेगा कि भी नहीं चलेगा। एंड दैट इज वेयर द टर्मिनोलॉजी कम्स कि जी एमवीपी बनेगा, ठीक है ना, आप उसको जो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहले टेस्ट करेंगे। एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग आप पहले अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप रखें, पार्टनरशिप फर्म रखें, अपना एमवीपी तो ट्राई एंड टेस्ट करें, बिजनेस मॉडल तो टेस्ट कर लें, उसके बाद आप कंपनी और पे ये करिएगा। तो मैंने भी डिफरेंट आपके एमवीपीज बनाए, चलाए, कोशिश की। तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तो one of the business models that I tried to execute Vukla के through was, online agreements जो बने और आपके घर पे डिलीवर हो। This was again a new business model. तो हमने जब ये टेस्ट करना था तो we started off as a partnership, टेस्ट किया, थोड़ा सक्सेस मिली, अब थोड़ा लगा कि हाँ यार ये चल सकता है। फिर हमें एक दो, हम सोच रहे थे कंज्यूमर्स को टारगेट करेंगे, हम करते करते पहुंच गए कंपनीज के पास जिनके पास बहुत बल्क में एग्रीमेंट्स बनते हैं। उन्होंने बोला यार आप हमारे लिए एग्रीमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं, दिस इज समथिंग न्यू, राइट। अब हमारा भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हमने उसमें जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल को टेस्ट किया, अपनी प्राइसिंग मॉडल को टेस्ट किया। एंड दिस इज देन व्हेन वी गॉट अ बिग बैंक on our side to show interest. That is when we incorporated our company after almost 2 years. ठीक है ना। अब हमें लगा अब चीजें सीरियस हो रही है, बैंक है, बैंक कहेगा यार कि तुम लोग कोई लेजिटिमेट कंपनी तो नजर आओ, ठीक है ना, टैक्स फाइल करते हो क्यों बैंक। आप मैं जारी बात है ना, B2B बिजनेसेस के अंदर तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जी, आप है कौन, कहाँ है, क्या है, हम इतना बड़ा आपको बिजनेस दे दें, कल को आप गायब हो जाए, राइट। तो दे नीड दैट कंपनी वाला सेफ्टी। दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड टू बिकम अ कंपनी, ठीक है। एक और मेरा बिजनेस है, ई कॉमर्स है, ठीक है। जो ई कॉमर्स है, दैट्स बेसिकली अभी तक हम उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया हमने उसको, अच्छा, so not really, we're still operating as a partnership firm, ठीक है। now मेरे ख्याल से शायद हम थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया, कर लेना चाहिए, ठीक है। right. बट the other founders are not agreeing with me, but they like यार अभी नहीं, this is good, अभी पार्टनरशिप ही रहते हैं unless and until हमें कोई बहुत बड़ी नीड फील हो, क्योंकि उसमें आउटसाइड इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आ रही, उसमें वी आर री इन्वेस्टिंग सारा कुछ। तो वो फिर ये हो रहा है कि अगर हम कंपनी बन गए तो इतनी सारी हमें जो है वो कंप्लायंस से बड़ा टाइम लग जाएगा, उधर अभी ऑपरेशंस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो वो कंप्लायंस के लिए कैसे टाइम निकालेंगे, ये वाली चीज को सोचते हुए उसको कंपनी नहीं बना रहे, ये डिफरेंट डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी होते हैं। दिस इज इन माय ओपिनियन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। लोग अक्सर क्या करते हैं, और मैं आपको वैसे अपनी आपकी साथी मिसाल भी दे दूं, मैंने बताया बड़े बचपन से ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो जो भी मैंने कोई बिजनेस है और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा किया ना जिसमें मैंने अपने विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड पहले छपवाए, वो फेल हुआ, ठीक है। और जो काम मैं डायरेक्ट डाइव इन करके हमने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुआ है माशाल्लाह। जो आप डायरेक्ट डाइव इन करते हैं, ज्यादा नहीं सोचते, आप कहते हैं यार चलो मैं पहले बेच के देखता हूँ, चीज बिकी, कंज्यूमर्स हैं इसके, कस्टमर्स हैं इसके, उसके बाद आप सोचते हैं अच्छा यार हम इसका, अब यार फॉर एग्जांपल वो जो ई कॉमर्स का वेंचर है, मेरे ख्याल से अभी 2 साल के बाद हमें ख्याल आया यार विजिटिंग कार्ड नहीं हमारे पास, जरूरत पड़ती है, मेरा तो शायद अभी भी नहीं है, ठीक है। मतलब इससे पहले हमेशा वही होता था लोगो क्या होगा, लोग लोगो बनाने में कोई 3 महीने लगाते हैं, 5-10 मतलब हजारों रुपए, लाखों रुपए देते हैं, भी लोगो डिजाइन हो रहा है, कंपनी की कॉर्पोरेट प्रोफाइल बनाई जा रही है, उसके बाद वो बिजनेस जो है वो चलता है और 2 कस्टमर्स आते हैं और वो बिजनेस 6 महीने बाद बंद हो जाता है। जो बेहतर तरीका वो ये है, जो मैंने आजमाया भी और जो मुझे हमेशा अच्छा भी लगा, ये कि बस जस्ट डाइव इन इफ यू हैव एन आइडिया। मैं तो पता नहीं, दिस इज हाउ आई ऑपरेट, मतलब दिस इज, मैंने वैलिडेशन भी हो गई है एक किस्म की, व्हेनेवर देयर इज एन आइडिया आई जस्ट ट्राई एंड टेस्ट इट, ठीक है। एंड अगर वो चलता है तो सही है, नहीं चलता तो फिर मूव ऑन। वो जो क्विक फेल वाली थ्योरी भी आ जाती है इसके अंदर, आप बेटर, राइट। Exactly, दिस yeah. इज, Most of the entrepreneurship theories actually indicate towards the same thing, proof of concept, MVP. आप The प्रूफ one ऑफ कॉन्सेप्ट करें, एमवीपी करें, उसके बाद आप फिक्र करें कि यार मैं कंपनी कैसे बनाऊंगा, उसका ट्रेडमार्क कैसे करूंगा। ट्रेडमार्क के भी ऊपर ही आपने सवाल किया था गालिबन। जी हाँ, उस पर हम आते हैं। हमारे एक बात में बताता हाँ, चलूँ, सनी अली साहब हैं जो कि अमेजोन के हवाले से काफी मशहूर हैं आजकल पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल। सर्कल्स के अंदर।
वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनका कहना है कि जो बिजनेस बॉटम लाइन पे फोकस करता है वो प्रॉस्पर करता है, और जो फाइन लाइंस पे फोकस करता है कि मैं ऑफिस बना लूं, हाँ, करवा लूं, तो वो फिर एग्जैक्टली वो फाइन लाइंस के एग्जैक्टली, चक्कर में रह जाता है वो बॉटम बिल्कुल लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ये मैंने देखा है, कुछ लोग जो है वो कुर्सियों के कलर्स डिसाइड करने में लगे रहते हैं, ऑफिस की फ्लोरिंग डिसाइड हो रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी भी मैं रिसेंटली, जो मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस दिस स्टार्टअप व्हिच माय ब्रदर बेसिकली लीड्स। आई एम मैं पीछे हूँ उसमें, खजाने जो है, बिल्कुल। ही इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दिस, कि उसने, ही इज द सीईओ ऑफ दैट। मतलब ऑल दीज थिंग्स जो आप कह रहे हैं ना, फाइन लाइंस वाली, वो 4-5 साल बाद अब जाके ही इज लाइक, अब होता है कि यार अच्छा, मेरा डेस्क जो है टूटा हुआ है, मैं जरा डेस्क जरा नया लेना है, तो जरा चलो जरा मार्केट में। मतलब आप सोचें, कितने अरसे तक वो इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं कभी। एंड एग्जैक्टली। अदर वे क्या होता है कि जी, पहले ऑफिस देखा जा रहा है, डेस्क खरीदे जा रहे हैं, कुर्सियां खरीदी जा रही हैं, विजिटिंग कार्ड, लोगों पे टाइम लग रहा है, उसके बाद सब कुछ हो गया, अब जी काम करें, तो वो सारी एनर्जी तो जाया हो चुकी है उनकी उधर ना। एग्जैक्टली। और वो जो इनिशियल जो एनर्जी होती है, जो मोमेंटम होता है ना, और डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, वो सब आपकी ना वो इस्तेमाल हो चुकी होती है इन फाइन लाइंस के लिए, जैसे सनी बिल्कुल। अली ने राइटली बोला। और बिल्कुल। असल चीजों के अंदर आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी सेगमेंट पे आते हैं। अगर आप एजुकेट कर सकें सुनने वालों को थोड़ा सा हम्म। आईपी के हवाले से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाँ। अगर स्टार्टअप बनाता है तो उसका लीगल तरीका क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, खासतौर से स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में जिसके बाद उनके पास अभी बहुत सा पैसा नहीं है कि वो महंगे महंगे वकील करके ये सारे हम्म। काम कर सके, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने एक स्टार्टअप किया था, दिस वाज लाइक वे बैक इन 2010, एंड दिस वाज अराउंड एसएमएस कूपन्स। मतलब कूपन बेस्ड ऑन शॉर्ट कोड्स, आप शॉर्ट कोड भेजेंगे, कूपन आएगा आपको। अगेन मैं वो बता रहा हूँ, इट्स एमवीपी बनाया, लॉन्च किया, सारा कुछ। और उस जमाने में मेरे थे, क्योंकि पब्लिक में जा रहा है, आई नीड टू गेट इट ट्रेडमार्क, उसका नाम रखा था मैंने smsdealbox.com। दिस हम्म। 2010 8, राइट? तो डॉट कॉम अभी पाकिस्तान में इस तरह इतना चलता नहीं था। तो मैंने जाके उसका ट्रेडमार्क कराना था। अब मैं चला गया, सिविक सेंटर के पीछे इनका दफ्तर है, आप इनकी आईपीओ ऑफिस है पाकिस्तान का, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उधर मैं गया, उनसे मैंने पूछा प्रोसेस क्या है, उन्होंने प्रोसेस बताया, जी ये फॉर्म अपना ना ट्रेडमार्क का आप वो लगाएं, लोगों का तस्वीर इस फॉर्म पे, और इस फॉर्म के ऊपर जो है आप अपनी पूरा लिख दें, किसके नाम पे रजिस्टर होगा, क्या होगा, टीएम फॉर्म, TM9 या पता नहीं क्या बोलते हैं उसका फॉर्म पे नाम। टीएम वो फॉर्म सिक्स फिल करके, हाँ, फॉर्म आप साइन वाइन करके दे दें। वो मैंने साइन वाइन करके दे दिया। अब इसमें कोई वकील नहीं हायर किया मैंने, कुछ नहीं किया, मतलब खुद ही, मतलब इसमें कोई ये नहीं था कि सिर्फ वकील ही आ सकता है उनके पास, कोई बंदा जा सकता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो मैंने उनको दे दिया। अब वो उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे रिस्पांस आया कि जी आपका जो ट्रेडमार्क है, वो इन 2-3 ट्रेडमार्क उन्होंने और साथ उसकी कॉपी लगाई हुई थी, इन इनसे मिलता जुलता है। ठीक है। हम्म। अब मैंने कभी ट्रेडमार्क लॉ खुद प्रैक्टिस नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या यार क्या हो रहा है। मैंने एक जानने वाले को पूछा मैं क्या करूं, ने बोला यार इसको तो वकील हायर करना होगा तुम्हें, इसको जवाब देने के लिए। तो मैंने पूछा जवाब होता किस तरह का, उन्होंने बोला बस आपको बताना है कि आपका ट्रेडमार्क डिफरेंट कैसा है। ठीक है ना। तो मैंने हम्म। बोला हाँ ये तो डिफरेंट है, मतलब इसमें देखें, मेरा जो है वो बॉक्स जो मैंने बनाया हुआ है वो इस तरह का है, इसमें तो बॉक्स इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है या इस तरह का है। 2-3-5-6 चीजें थी, वो मैंने फिर डिफरेंट सादा लफ्जों में जवाब बना दिया और वो मैंने जमा करा दिया जाके। ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो सादा वर्ड्स थे वो शायद आपको शायद ना लगे वो सादा वर्ड्स थे, आप कहेंगे नहीं यार ये तो जरा कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी लग रही है, आपने तो कुछ ज्यादा इसमें किया। बट वो कर दिया, जवाब जब दे दिया, उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है वो, मुझे नहीं पता था, वो पब्लिश भी हो गया, वो ट्रेडमार्क मिल भी गया मुझे। हम्म। ये और बात है, बाद में 2 साल, वो साल 2 साल बाद मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मगर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया था। मगर ये अगेन वो वाले बिजनेसेस में से है जो उसके मैंने ट्रेडमार्क और विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड पहले छपवा लिया, जब भी नहीं चला। मगर ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब अभी भी मैं अब तो खैर टाइम नहीं मिलता मुझे इस तरह सिविक सेंटर जाके अब मैं पूछूंगा सारा कुछ। जब एनर्जी थी, जब थोड़ा सा मैं यंग था, तो ये सारे काम कर लेता था।
अब मैंने किया कि एक जानने वाले हैं आपके अमन सीडी में उन्होंने लॉन्च किया था, वो ट्रेडमार्क की सर्विसेज ऑफर करते हैं। मैं अहमद नाम है उसका, मैं अहमद को फोन करता हूँ, यार ये ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, वो फॉर्म बना देता है सुहेब भाई, बस बता दें, अच्छा ठीक है। वो 5-6 हज़ार रुपए लेता है और वो जाके कर देता है, जाके रजिस्टर करा देता है। उसके बाद वही जो जो प्रोसेस है उसमें वो आता है जी, ये आपका जी ये इससे मिलता जुलता है, तो जिसको हम कहते हैं ना ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, वो कभी नहीं भी लगाते, कभी स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाता। अभी मैंने पिछले दिनों एक ट्रेडमार्क करवाया था तो स्ट्रेट आराम से हो गया, वो पब्लिशिंग में मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, ज्यादा खर्चा नहीं आता। आप इतना चाहे तो आप ये पूरा ही, वही मैं कह रहा हूँ, लॉयर के बगैर भी आप कर सकते हैं। आप, मैं तो एडवाइज ये करूंगा, बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, अगर आपके पास टाइम है तो कर ले, वरना वरना आप ये हायर कर सकते हैं लोगों को जो कि आपके लिए काम कर लें, आप अपना टाइम बचा लें। बट दिस इज अगेन योर कॉल, आपको जब लगता है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मेरे पास टाइम था स्पेयर करने को तो मैं यही कोशिश करता था मैं हर चीज सीख लूँ, पता चल जाए मुझे ना, कि कल को मुझे दोबारा ये प्रोसेस करना हो या कुछ करना हो। अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक चीज खुद सीखी, अमेरिका में कंपनी एलएलसी इंकॉर्पोरेट करना, मैंने कभी की नहीं थी, हालांकि अमेरिका जाके मैंने एलएलएम कर लिया, सारा कुछ कर लिया, एलएलसी कभी इंकॉर्पोरेट खुद नहीं की, तो मैंने पिछले दिनों ऑनलाइन खुद करी, पता चल गया। हाँ, अब आप मुझसे पूछें जी एलएलसी कैसे इंकॉर्पोरेट होगी, कितना खर्चा आएगा, तो हाँ मैं बता सकता हूँ, खुद ही कर ले। मतलब कोई इतने इतना आजकल तो वेबसाइट्स हैं, चीजें हैं, यू कैन जी, बेसिकली डू वैसे इट ये ऑन योर खुद ओन। वाला मैंने भी काफी प्रैक्टिस की है, खास तौर से ये जो आप आईपीओ हम्म दफ्तर का बता रहे हैं, यहाँ मैं काफी मतलब गया हूँ, हम्म लोगों से मिला भी हूँ, हम्म उनके जो ऑब्जेक्शन है वो सही हैं। एक नॉविस के लिए सीखने की हद तक सही है, आप जमा करा दें वो हम्म TM6 फॉर्म जो होता है, उन पर जाके बात कर लें। लेकिन आमतौर से अगर आप फुल टाइम स्टार्टअप में एंगेज हैं तो शायद कि आपके पास इतना वक्त ना हो कि हम्म। आप बार बार वहाँ के चक्कर लगाएं। हाँ, जब तो आपके मेरी पास राय अब से सारा आप, बात है, वक्त की जी हाँ, बात है जी बेसिकली। हाँ, तो थोड़ा बहुत बजट जो है वो आप इनिशियल में खास प्लानिंग के अंदर रख लें इसका, कि आप 10-15 रख लो, हज़ार रुपए जो है वो ट्रेडमार्क के ये लिए। ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, मतलब इन द जी हाँ, स्कीम ऑफ थिंग्स, जी हाँ। जब आपको लगे कि हाँ यार आई कैन स्पेयर दिस मनी तो आप कर लें। हम्म, अदरवाइज स्टार्टअप, अगर वो बिल्कुल ही बूटस्ट्रैप मॉडल पे आप चल रहे हैं कि एक एक चीज आप यू नो आप हम्म, बिल्कुल ही पैसे बचा रहे हैं, तो हम्म, ये आप खुद कर सकते हैं, कहने का सही। मकसद ये है। पेटेंट के और हवाले ये, से अगर आप थोड़ा सा बता सकें, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट किया, आप इस बात को कंटिन्यू, हाँ। तो वो क्योंकि एक महंगी चीज़ है, लेकिन ये कि जहाँ तक हम्म मैं जानता हूँ कि अगर आपने शुरू में एक एप्लीकेशन करा जमा करा दी है कुछ हम्म। खास से अपनी वो कुछ जिस तरह आपने कहा पेचीदा अंग्रेजी के अंदर कहीं से लिखवा के, तो काफी हद तक आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, देखें पैटर्न्स का तो मेरे ख्याल से आपके वैस, डॉक्टर डॉक्टर साहब वैस ने के बात की साथ थी। आपने जी उनसे हाँ, काफी लंबा बताया, उस पर काफी थरो जी हाँ। डिस्कशन हुई मेरे ख्याल से, ठीक है। अब पैटर्न्स जो है वो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से उन्होंने बताया भी होगा, इतने ज्यादा एप्लीकेशंस आती नहीं है, लोग करते नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पैटर्न वाला साइड ना, यू नीड टू वो प्रायर आर्ट सर्च होती है उसमें, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि जी आपका चीज किस तरह डिफरेंट है किसी और से। मतलब ट्रेडमार्क में तो आप डिफरेंशिएशन छोटी छोटी निकाल के आप निकल जाते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर पैटर्न तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें तो प्रोसेस आपको बताना है कि जी आपका प्रोसेस किस तरह इस प्रोडक्ट का डिफरेंट है। अक्सर प्रोसेस पैटर्न होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट है डिजाइन पैटर्न का भी, यूटिलिटी पैटर्न है, फिर डिजाइन पैटर्न है। तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि जी आप किस तरह, ये हाउ इज दिस इन्वेंटिव, हाउ इज दिस, इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन क्या है। फिर पाकिस्तान में आप अक्सर लोग समझते हैं जी मैंने एल्गोरिथम, अब स्टार्टअप्स के अंदर होता है ना, मैंने कोड अपना पैटर्न करवाना है, ठीक है ना, कोड पैटर्न नहीं हो सकता। अक्सर अक्सर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि मैं पैटर्न क्या करा सकता हूँ क्या नहीं करा सकता। वो ये होगा कि ये पैटर्न का लॉ हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब आपने फर्ज करें कोई जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई नई वेबसाइट बनाई, उसका डिजाइन बड़ा अलग सा है, वो पैटर्न नहीं मिलेगा आपको उसके ऊपर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। या आपने कोई जो है वो पहले बटन कहीं और था, अब आपने बटन कहीं और प्लेस कर दिया एक चीज का, ये पैटर्नेबल चीज नहीं है। पैटर्नेबल चीज जो है वो ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही इन्वेंटिव हो, या कोई नया उसमें जिद्दत आप लेकर आए, ठीक है। और अगर आपको पैटर्न कहीं से कोई मिल भी जाए, यूएस में अक्सर चीजों पे पैटर्न दे भी देते हैं, यूएस में आप अप्लाई करें, डिजाइन पैटर्न वहाँ बड़े कॉमन है। उसके अलावा वो आपको थोड़ी बहुत आपने इधर उधर कोई चीज ट्विक की, आपको पैटर्न शायद मिल जाए, हम्म, ठीक है।
मगर उस पैटर्न को वो वहां पे फिर उसकी टर्मिनोलॉजी भी है जंक पैटर्न है। जंक अच्छा। पैटर्न ये होते हैं कि वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि कल को कोई बंदा जो है वो उठा के बड़े आराम से उसको जो है वो क्या कह सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट से निकल सकता है। ठीक है अच्छा। ना, वो थोड़ा सा इधर से उधर ट्वीक करेगा तो अब चीज डिफरेंट हो जाएगी। तो उस पैटर्न की कोई वैल्यू आप अक्सर एक दिमाग में लोगों के ये आता है जी पैटेंट है, बड़ा वैल्यूबल हो गई कंपनी। ठीक है ना, तो पैटर्न डायरेक्टली वैल्यूबल बनाता भी है, ऐसी बात नहीं है, मगर पैटर्न को पढ़ के देखना पड़ेगा कि ये वाकई में वैल्यूबल पैटर्न है कि नहीं है। बड़ी मशहूर अभी ये केस है, मोटोरोला को अक्वायर किया, आई थिंक मोटोरोला को अक्वायर किया था गूगल ने। तो एंड में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला जी बहुत सारे पैटर्न्स तो उनके किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि पैटर्न्स जो है वो यू नीड टू शो इन्वेंटिव है, नॉवल है, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद जाके ये मिलेगा आपको। और उसमें ये बहुत एक्सटेंसिव होती है सर्च, इस जैसी चीज पहले तो कहीं नहीं थी, उसको प्रायर आर्ट सर्च जो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पैटर्न मिलेगा, और इसमें काफी खर्चा हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर ही, काफी ना लॉयर्स का भी खर्चा हो जाता है, प्रायर आर्ट सर्च कराने में खर्चे हो जाते हैं काफी, फिर होता है। चले, मैं जो व्यूअर्स हैं उनको ये डायरेक्ट करूंगा कि मेरे ही चैनल के ऊपर डॉक्टर उवैस शेख हैं जो कि आईपी के एक्सपर्ट हैं, उनका भी लेक्चर है जिसपे उन्होंने काफ़ी तफसील से इन चीज़ों पे बात की है। तो आई रेफर यू गाइस टू दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि हमारा अभी फोकस फिलहाल इस वीडियो में पेटेंट के ऊपर नहीं है। अब आखिर में सोहेब साहब, अगर आप 10 से 15 मिनट के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि स्टोरीज के अंदर बहुत लर्निंग होती है, खासतौर से स्टार्टअप से क्रिएशन की जो स्टोरीज होती है कि आपने एक नीड आइडेंटिफाई की और उसके बाद कुछ बिल्ड किया उसके अराउंड, उसके बाद समथिंग गॉट मैनिफेस्टेड इनटू समथिंग वेरी यूजफुल। मैं चाहूंगा कि वुकला और पाक साइन की स्टोरी आप व्यूअर्स से शेयर करें कि किस तरह से ये बिजनेस हाँ और आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं आजकल, हाउ इज इट गोइंग? जी 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 जी, तो this started like 5 years, 2014-15 I think. So the idea was कि um, मैं और मेरे जो को फाउंडर है अल्ताफ कुरैशी इज आल्सो अ लॉयर, तो हम लोग कैफे में मिले। ठीक है, एंड वी वर डिस्कसिंग द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, राइट। और उस वक्त 2015 में हमें लग रहा था कि ई कॉमर्स अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा, एंड वी थॉट कि यार ई कॉमर्स बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, लॉ जो हमारा प्रोफेशन है उसमें बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी नहीं आ रही और उसमें कोई नई चीज नहीं आ रही। एंड वी एट दैट मोमेंट थॉट कि यार अगर हमें ये पता था कि यार बाहर जो है ना लॉ और टेक्नोलॉजी को लेके काफी कुछ हो रहा है, तो वी थॉट कि अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स भी उठ रहा है, टेक्नोलॉजी का भी शेप बदल रहा है, लोग जो है दे आर कंफर्टेबल विद ऑनलाइन परचेजेस, दे आर कंफर्टेबल विद ऑल डूइंग थिंग्स ऑनलाइन, so eventually they'll also be comfortable with doing legal, taking legal services online. So we started off with the idea कि यार एक आदमी जो है जिसने पार्टनरशिप फर्म बनानी है या जिसने जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना है, कोई सेल एग्रीमेंट बनाना है, कोई गाड़ी का सेल परचेज का एग्रीमेंट बनाना है, तो अभी जो है वो बंदा वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो अपनी गाड़ी वो कहीं निकलता है, जाता है किसी कोर्ट के बाहर जाके किसी से बात करता है, वहां पे जो बाहर टाइपराइटर पे लोग बैठे होते हैं उनसे जाके वो टाइप करवाता है वो अपना एग्रीमेंट, और फिर जाके वो साइन करवाता है। या कोई बड़ा बंदा है तो वो किसी बड़े लॉयर के पास जाता है। मगर एक आम आदमी है जो यंग आदमी है, तो वो कहता है यार मैं इतनी ख्वारी क्यों करूं, मुझे कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं मिल रहा। So this is how we started off. We thought, yeah, let's make contracts available for general public. So हमने फिर क्या किया कि इस चीज को लेके हम दोनों को कोडिंग तो आती नहीं थी, बट मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का तजुर्बा था, तो मैंने थोड़ा बहुत एक लेआउट डिजाइन किया और हम एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास पहुंचे, हमने बोला हमें ये चीज बनानी है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं जो नॉन टेकी लोग हैं उनको एक थोड़ा सा मेरा जो जाती एक्सपीरियंस वो ये है कि सॉफ्टवेयर हाउस के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो हम चले गए तो गलती हमसे ये हुई कि यार सॉफ्टवेयर हाउस के पास गए, उन्होंने हमें देख के बोला अच्छा यार ये तो पैसे वाली पार्टी लग रही है, इनको ना थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ही बताते हैं, उन्होंने अच्छे खासे पैसे बता दिए। हमने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, हमारे अंदर बड़ा जज्बा है, हमें काम करना ही करना है, हमने अच्छे खासे पैसे दिए भी उनको और कोई काम नहीं हुआ हमारा। ठीक है, जब कोई काम नहीं हुआ तो हमने सोचा यार
ये तो हमने जो सोचा था उसकी हम बिल्कुल ही चीज जो हम दिमाग में वो बनी नहीं रही, क्या होगा क्या। तो उस वक्त में हमने सोचा स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। हम जो है ना हमें चाहिए कि हमें या तो कोई यंग बंदा अपने साथ मिलाए जो टेकी हो, जिसको समझ आए, या कोई को फाउंडर ढूंढते हैं। तो वो हमने फिर बड़ी सर्च की, मगर नहीं मिला कोई उस टाइम पे। तो हमने फिर उस दौरान क्या किया कि नेस्ट आयो, अगर आपको पता हो, जी नेस्ट हाँ। आयो के हम इंक्यूबेट हो गए एज एन एक्सटर्नल इंक्यूबेटर। हमने सोचा चलो यार इधर कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लोगों को हम जानेंगे, अपना आइडिया पिच करेंगे, हमें कोई टेकी बंदा ही मिल जाएगा, हम चीज बना लेंगे। दूसरा हमने ये भी सोचा कि हम अपने आप को डेडलाइन देंगे कि इधर वो 3 महीने का उनका या 2 महीने का प्रोग्राम होता है, हमने 2 महीने के एंड में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके रहना। हमने अपने आप को डेडलाइन दी, बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइन। और हमें ये था कि उस बैच का जो नेक्स्ट आईओ का बैच है उसका पहला स्टार्टअप होंगे जो लॉन्च करेगा। हमने अपने आप को ये डेडलाइन खुद ही दी और हमने माशाल्लाह वो मीट कर ली। और उस मीट करने के अंदर जर्नी में ये हुआ कि मैंने आईबीआई के अंदर इंट्विश नामी एक कंपनी थी, आईबीआई के बच्चों ने बनाई थी। मैं उनके पास गया, मैंने बोला यार मुझे ये चीज बनवानी है, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। तो दे वर वेरी गुड। उन्होंने उसको वर्डप्रेस पे हमने बनाया पहला पहला मॉडल और वो हमने लॉन्च कर डाला। दिस वाज इन एमवीपी स्टेज। लॉन्च की हमने नेस्ट आयो के प्लेटफॉर्म से, प्रेस पे भी कवरेज हुई, काफी लोग आए। अच्छा, जब आए हम बेचना चाह रहे थे एग्रीमेंट्स, उसमें हमने साथ साथ एक और सर्विस भी रख दी थी, आस्क अ लॉयर। एक तो था मेक माई एग्रीमेंट और एक था आस्क अ लॉयर। हुआ ये कि मेक माई एग्रीमेंट को कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, ठीक है। सारे के सारे आजकल लॉयर पे जा जाके, और हमें कोई 100-200 क्वेरीज आ गई ना इधर उधर की रैंडम, मेरा ये लीगल मसला है, मेरा ये लीगल मसला है, मेरा ये लीगल मसला है। उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि हमारा जो ये जो मॉडल या जो हम स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं तो स्केलेबल ही नहीं है यार। हम ये लोगों को मसलों के जवाब किस तरह देंगे, क्या करेंगे। फिर हम उधर से हमें हुआ कि यार ये तो कुछ और ही हो गया, जो हम चाह रहे थे वो नहीं चल पड़ा, कुछ और ही चल पड़ा। तो फिर हमने इस दौरान एक और हमारे को फाउंडर मुबारिस सिद्दीकी, उनको हमने ऐड किया अपनी टीम में, ठीक है। तो वो नया आइडिया ये लेकर आए कि उन्होंने बोला कि हम इसको चैट बॉट्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो चैट बॉट्स का आइडिया ये था कि लीगल एडवाइस थ्रू चैट बॉट्स, अगेन बड़ा जबरदस्त आइडिया है। हमने इसको लेके चले और हमने वाई कॉम्बिनेटर, अगर आपको पता हो, हमने उधर अप्लाई किया, बट इट डिडंट रियली वर्क आउट। उस दौरान ही हमें एचबीएल इनोवेशन चैलेंज हुआ। उस पर हमने सोचा यार एचबीएल इनोवेशन चैलेंज में असल चीज ये थी कि दे वांटेड सम इनोवेटिव सॉल्यूशन। अब हमने सोचा यार अभी हम चैटबॉट्स की बातें कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट डिजिटाइजेशन को पिच करते हैं एचबीएल में। हमने उनको ये पिच किया जी, कॉन्ट्रैक्ट आप बुकला पे बनाएंगे और इसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे। इस दौरान हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए एक कंपनी बनाई, पाक साइन। अगेन पाकिस्तान में ये चीज नहीं हो रही थी, न्यू फिनोमेना। सो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ना, कि कॉन्ट्रैक्ट भी डिजिटल होगा और वो साइन भी डिजिटल होगा। हमने ये एचबीएल में पेश किया एंड वी वॉन दी स्टार्ट एचबीएल इनोवेशन अवार्ड। दिस वाज बैक इन 2017-18। ठीक है ना। उधर से फिर हमें आ गया, हमारा बिजनेस मॉडल वैलिडेट होना शुरू हुआ, चीजें चलना शुरू हुई। एंड माशाल्लाह अब हम इन रोड्स कर रहे हैं, और भी बैंक्स में जा रहे हैं, और भी क्लाइंट्स को ले रहे हैं। इस जर्नी में ये हुआ कि हमने 2-3 बिजनेस मॉडल्स भी टेस्ट किए, वैलिडेट करने की कोशिश की। आप वो जिसके कहते हैं ना पिवटिंग की, वो जो सारे स्टार्टअप की जो सारी चीजें होती है वो सब कर डाली, ठीक है। एक्सटर्नल हेल्प भी ली। अच्छा, इस दौरान फिर हमने एक टेक को फाउंडर भी ढूंढ लिया माशाल्लाह ठीक है। तो ताकि हमारा टेक का मसला भी अभी भी टेक को फाउंडर और रिसोर्सेज वो फिर हम मैनेज करने में, हमें रिसोर्सेज हायर करते हैं, मैनेज करते हैं, वो हम सारा माशाल्लाह चल रहा है। तो बीच में अब हमने फिर 2019 में we joined the Planet N group of companies. So that is again an accelerator basically. Group of companies जो नदीम हुसैन साहब लीड करते हैं, इज सीजन्ड एंटरप्रेन्योर। टेलीनॉर बैंक, अगर आपको तामीर बैंक उन्होंने बनाया है। तो अब उनके साथ है, उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हम अब उधर से देयर इज अगेन कॉन्स्टेंटली अब हम लगे रहते हैं डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द लीगल एंड टेक मार्केट।
So this is हम एक अपने लिए niche carve out कर रहे हैं and products और बना रहे हैं अभी हम इंशाल्लाह. We are launching couple of new services. Paksign तो electronic service हमने public के लिए भी offer कर दी है. You can go and make your account in Paksign and sign your agreements electronically. इसी के अंदर ही और हम चीजें build कर रहे हैं इंशाल्लाह. So these are first of their kind ये companies in पाकसाइन के अंदर जो आपने काम किया है, ये पाकिस्तान जी की लॉ में सपोर्टेड है, यानी कि लेट्स से इफ आई मेक एन एग्रीमेंट. जी तो पाकिस्तान में एक लॉ है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस. तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और उसको डिजिटल सिग्नेचर्स इसकी कवरेज है. तो वो कहता है कि जी ये लीगल है पाकिस्तान में, मतलब ये पाकिस्तान के कोर्ट्स और लॉज को रिकॉग्नाइज करते हैं. हमने जो पाकसाइन में जो खास बात है वो ये है कि पाकसाइन में जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो पाकसाइन आपकी पूरा उस एग्रीमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है. इंक्रिप्शन भी है उसके अंदर जो है वो ये भी पता चल जाएगा कि जी किसी ने उस एग्रीमेंट को डॉक्टर किया है, कुछ चेंज किया, वो सब डिटेक्टेबल होगा. उससे पूरी एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन होती है, किसने कब साइन किया, किस आईपी एड्रेस से साइन किया. फिर उसमें अब हम एनआईसी वेरिफिकेशन भी करते हैं आपकी. उसके अंदर हम आपके ओटीपी से आपका जो फोन है उसको फोन नंबर वेरीफाई करते हैं. फोन नंबर तो ये हमारे उसमें लेवल्स ऑफ वेरिफिकेशन हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें. तो दिस इज लाइक हम उसको बिल्कुल ही I think it's safer to sign with Paksign than to sign physically. हम उसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह. And the idea is to make it the norm. ठीक है कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल चीज हो कि यार एग्रीमेंट प्रिंट कौन करे, अब स्टैम्प पेपर में साइन कौन करे, बस उसको इस तरह साइन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली. तो इंशाल्लाह उस पे लगे हुए हैं. एक क्वेश्चन आया मासूम कमर साहब की तरफ से कि एससीसीपी में रजिस्टर करने का क्या तरीका है. वैसे तो आप बता चुके हैं, तो हल्का सा रहनुमाई के लिए अगर 2 मिनट बता देंगे उन्हें क्या करना होगा. देखिए वो पहले मैंने फिजिकली जाके एक दफा किया था. ठीक है, चालान जमा कराना होता है, उनके काउंटर पे देना होता है, 1-2 फॉर्म फिल करने होते हैं, आर्टिकल्स की कॉपियां देनी होती है. तो ये एक तरीका है. तो फिर उन्होंने अब ऑनलाइन कर दिया. ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे वो मरहलावार वो आप पहले आईडी क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो आपको जो है वो क्या कंपनी का नाम बता रहे हैं आप, उसमें कैपिटल कितना है, क्या है, फिर आर्टिकल्स क्या होंगे, वो सारे आपको करने होते हैं. मेरे जहां तक जाती ख्याल है हर बंदा नहीं कर सकता. उसके लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो क्या आपने उसमें क्या रखना है, क्या किस हिसाब से फिल करना है. ठीक है ना. बीइंग अ लॉयर तो आप कर करके समझ आ जाती है, आसान है, मगर वैसे मैं यही कहूंगा कि वो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइस के साथ ही इंकॉर्पोरेट करें, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन एक दफा आपने कुछ चीज गलत करा ली, फिर अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो फिर अलग आप मसले में पड़ जाएंगे. तो आर्टिकल्स भी आप किसी बंदे से रिव्यू कराएं, आप बताएं कि क्या करना है आपकी कंपनी में, क्या वैसे तो स्टैंडर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं. ठीक है, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं. तो प्रोसेस में आपको एससीसीपी की वेबसाइट पे आपको वो सेल्फ प्रोसेस ही है, उसमें आप जा के चीजें फिल और अपलोड ही करनी होती है. ठीक है, पहले फिजिकल था, अब आसान हो गया. और अब मुझे ये याद नहीं है कि पेमेंट, आई डोंट रिमेम्बर पेमेंट अब ये ऑनलाइन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे. ठीक है, वो देखना पड़ेगा. यहाँ पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं. सुहेब सलीम साहब IBA की फैकल्टी हैं, तो उनका ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को मिल सकता है वेबसाइट से. आप इनसे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा वुकला और पाकसाइन के नाम से इनकी 2 कंपनीज हैं, तो उन पे जाके भी इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना लीगल मशवरे दे सकते हैं. So thank you very much for all those people who joined. I hope the session was useful. Inshallah, next video के साथ I'll be back again soon. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.